यूपी में चुनाव के बस 24 दिन बचे हैं और अब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने पश्चिमी यूपी के 5 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। हमारे रिपोर्टर्स गांव में भी गए, शहरों में भी घूमे और मुस्लिम मोहल्लों में भी लोगों से बात की, दलित बस्ती जाकर भी राय जानी। इस रिपोर्ट को देखेंगे, आपको पश्चिमी यूपी में कुछ नए उभरते हुए समीकरण देखने को मिलेंगे। यूपी का पहला फेज, योगी का ग्राफ ऊपर जा रहा है या अखिलेश ने मुकाबला खड़ा कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जिलों की रिपोर्ट क्या कहती है? 5 जिलों का रुझान कैसे 50 से ज्यादा सीटों पर वोट पलट सकता है? यूपी का पहला फेज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे मजबूत ओपनिंग कौन कर रहा है? 10 मिनट में आपको करीब 100 सीटों का नफा नुकसान पता चल जाएगा। ये वो सीट है जो अखिलेश और योगी की किस्मत बदल सकती है। बस 3 हफ्ते का खेल बचा है। चप्पे चप्पे पर क्या चल रहा है, पश्चिमी यूपी की नब्ज क्या बता रही है? जात, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, जाट, गुर्जर, दलित, ब्राह्मण और ठाकुर, इतने सारे समीकरण चुपचाप कौन कैसे नाप रहा है? पश्चिमी यूपी के 3 बड़े सेंटर देखिए, आपको करीब 100 सीटों का मूड पता चल जाएगा। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीट है। मेरठ और बुलंदशहर में भी विधानसभा की 7-7 सीट है और इन सभी जगह पर वोटिंग 10 फरवरी यानी पहले चरण में होगी। सबसे पहले चलते हैं अलीगढ़ और देखते हैं जनवरी की सर्दी में अलीगढ़ कैसे चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले चरण में अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज जानने के लिए हम अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। और अलीगढ़ आए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि 1920 में जिसकी स्थापना हुई थी और पिछले साल यानी कि 2020 में इस यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल पूरे किए। ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे निकले पढ़े हुए छात्रों ने अलग अलग क्षेत्रों में भारत का नाम रोशन किया है। कई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यही के स्टूडेंट रहे हैं और इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से हम जानेंगे कि आखिर यहाँ का स्टूडेंट इस बार के चुनावों को लेकर क्या सोचता है। यूपी की हवा फिर योगी जी जीतेंगे। अगर MIM उभर कर ऊपर आती है तो इसका मतलब ये है कि जो वादा खिलाफियां पिछले दिनों रीजनल पार्टीज ने उत्तर प्रदेश में आवाम से करी हैं तो ये उसका साइड इफेक्ट होगा और इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के हवाले से लोग सब लोग ये कहते हैं साहब बीजेपी को हराओ, तो और वोट जो है वो कटना नहीं चाहिए। तो मैं जितनी भी रीजनल पार्टीज है, खासतौर से समाजवादी है, बसपा तो ऑलमोस्ट बिल्कुल जो है वर्कआउट कर गई है इलेक्शन से, तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि MIM को मेन स्ट्रीम में लेकर जो वोट का कटाव है उसको रोकना चाहिए था। और अगर उसको नहीं रोक रहे हैं, दैट मींस कि आप एक सर्टेन कम्युनिटी को बिल्कुल साइडलाइन करना चाहते हैं। आप उसका वोट तो चाहते हैं लेकिन उसको मुद्दे को डिस्कशन में रखना नहीं चाहते हैं। इस तरह पूरे देश ने देखा कोविड के दौरान जो लाशें तैर रही थी गंगा में, वो भी सबने देखा है, तो उस पे भी देख के वोट दिया जाएगा। गरीब को केवल रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। पार्टी सेकंड एनी पार्ट है। गरीब को केवल रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा तो उसे कोई मेन चीज शिक्षा पर होना चाहिए, मेन चीज महंगाई पर यानी वो होना चाहिए। जो पार्टी इन चीजों पर कंट्रोल करेगी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अलीगढ़ जहां 2017 में 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी, वहां उसने 3 प्रत्याशी बदल दिए हैं। बीजेपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। अलीगढ़ शहर सीट का बाकी है, जबकि समाजवादी पार्टी और RLD गठबंधन ने 3 सीटों पर ही उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं। कांग्रेस ने भी 4 प्रत्याशी तय कर दिए हैं। अलीगढ़ के तहत आने वाली 7 सीटों पर जाति और धर्म वाले समीकरण देखिए। खैर में 1,10,000 जाट हैं, ब्राह्मण 50,000, जाटो 40,000, मुस्लिम 30,000, वैश्य 25,000। बरौली में क्षत्रिय 90,000, ब्राह्मण और मुस्लिम 35,000, जाटो 30,000, लोध, बघेल व जाट 25,000। अलीगढ़ शहर में वैश्य और मुस्लिम दोनों करीब 1.5 लाख हैं। कोली 40,000 और ब्राह्मण 30,000 हैं।
अलीगढ़ को मुझसे बह है, मतलब मुझसे बह बताया गया अलीगढ़ को, सिर्फ इसलिए कि हमने CNRC और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। और उसको बुलंद करने के बाद हमारे ऊपर क्या हुआ कि हमारे ऊपर ग्रेनेड भी चले, आंसू गैस भी चले, लाठियां भी चली, और उसके अलावा इस तरह से हमें रूमों में घुस के मारा गया। वो सरकार की खाकी वर्दी वाले मुलाजिम और जो गुंडे, वो मुलाजिम भी नहीं गुंडे, उन लोगों ने हमें रूमों में घुस के मारा गया। इसकी भी आवाज आप उठाएं। NRC का मुद्दा जो है वो दिसंबर 2020 में खासतौर पर इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सामने आया था, और इस यूनिवर्सिटी में भी वो घटनाएं हुई थी जो कि देश के तमाम हिस्सों में हुई थी। उसका इम्पैक्ट कितना यहाँ के लोगों पर है, कितना यहाँ के स्टूडेंट्स पर है, और स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र जी, आपका क्या मानना है इस बार के चुनावों को लेकर? क्या इस बार का चुनाव सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर होगा, या इस बार के चुनावों में मुद्दे भारी पड़ेंगे? देखिए, यूपी में हमेशा ही, जैसे भाई साहब ने भी कहा था कि हम आदमी का रिलीजन देख के डिसाइड हो सकता है करें, ये नेता लोग जान चुके हैं कि हम यहाँ पर यूपी की जनता ज्यादातर रिलीजन देखती है, जाति देखती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें बदलाव चाहिए। बदलाव किसका चाहिए? मूल बदलाव चाहिए, यानी कि आपके विकास के मुद्दे लेकर के आए, रोजगार के मुद्दे लेकर के आए। आप इस तरह बदलाव नहीं चाहिए हमको कि पहले अखिलेश थे, अब योगी थे, तो अखिलेश आ जाए, फिर कांग्रेस आ जाए। इस बदलाव से कुछ होने वाला नहीं है। अतरौली, यादव और लोध करीब 75-75 हजार है, ब्राह्मण 35 हजार, जाट और मुस्लिम 30-30 हजार, जाटो 25 हजार, छर्रा में क्षत्रिय 80 हजार है, मुस्लिम 35 हजार, यादव और जाटो 30-30 हजार, लोधी 25 हजार, ब्राह्मण 20 हजार। एक लास्ट में 1 लाख वोटर है, ब्राह्मण 80 हजार, OBC वोटर यहाँ 1 लाख से ज्यादा है। वहीं अलीगढ़ के तहत आने वाली एक और विधानसभा है कोल, जहां से बीजेपी ने अनिल पाराशर को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी से सलमान सईद को टिकट मिला है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोल में मुस्लिम वोटर करीब 1.5 लाख हैं, ब्राह्मण 60 हजार, क्षत्रिय 50 हजार, वैश्य 35 हजार, जाटो 30 हजार और लोध 20 हजार। बीजेपी को लगता है कि 1.5 लाख मुस्लिम वोटर के सामने वो बाकी हिंदू आबादी को अगर एकजुट कर पाए तो समाजवादी पार्टी को हरा सकती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए क्या ये इतना आसान होगा? तो एक वक्त होता था कि यहाँ पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लग जाता था, उससे उस स्थिति से बदलाव आपने देखा है? हाँ, बदलाव है। कुछ लोग शिक्षित हैं, वो लोग नहीं चाहते झगड़ा हो। हाँ। पहले कुछ लोग ऐसे थे जो जातिवादी या धर्म पर झगड़ा कहा देते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब सब हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं। हाँ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सपा और RLD इस बार एक साथ आ गई हैं, उसके बारे में क्या सोचना है? कुछ लग रहा है चांस उनको? कुछ नहीं होगा, आएगा बाबा, योगी बाबा। बाबा तो बाबा से खुश है? बिल्कुल खुश है। हाँ। गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल। आपने अभी जैसे कहा था कि दंगा, पहले खूब दंगे होते थे, अब कहाँ है दंगा? अखिलेश कहते हैं कि हमारे रात को सपने में कृष्ण भगवान आए, लेकिन वो मुस्लिमों को टिकट दे रहे हैं। उन्होंने यूपी में टोटल मुस्लिमों को टिकट दी है। अच्छा, यहाँ से अगर कैंडिडेट दूसरा होता, मान लीजिए अगर ब्राह्मण होता या वैश्य कैंडिडेट होता, कोई भी कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन सिर्फ बीजेपी, सिर्फ योगी, सिर्फ मोदी। सारी लॉजिकल समझदार है, सब जानती है, पढ़ी लिखी है, सोच समझकर ये वोट करेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइकिल को और समाजवादी को ही वोट करेगी और किसी को वोट देगी नहीं। अब चलते हैं पश्चिमी यूपी के एक और जिले बुलंदशहर, जहां ये चुनाव बीजेपी की साख का सवाल है। बुलंदशहर को देखें तो यहाँ करीब 15,000 गांव हैं, करीब 35 लाख की आबादी वाला ये जिला दिल्ली से 100 किलोमीटर ही दूर है। ये वो जिला है जहां 2017 में 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार उसने यहां से 4 सिटिंग MLAs का टिकट काट दिया है, जबकि 3 प्रत्याशी पुराने ही हैं। एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी है और किसान आंदोलन के बाद नए समीकरण भी है। बुलंदशहर में 64% हिंदू आबादी है, करीब 35% मुसलमान है। हिंदुओं में दलित, लोध, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट सबकी आबादी 10% के करीब है। लोग क्या सोचते हैं, क्या इस बार भी बीजेपी बुलंदशहर की 7 सीटों पर अपना परचम लहरा पाएगी, या लोग इस बार बदलाव की लहर देख रहे हैं? इस वक्त हम बुलंदशहर के बीचों बीच खड़े हैं। यहाँ मोती बाग का ये दरवाजा है और ये 1882 में इस दरवाजे को बनाया गया था। राव उमराव साहब ने इसको बनवाया था और ये अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। प्रशांत नाम है सर मेरा। युवा की मैं सोच बता सकता हूँ इसमें। युवा की सोच बीजेपी के साथ है और काम सारे योगी ने अच्छे करे हैं।
बाकी जो माफिया हैं वो भी हैं, सब पे बुलडोजर चलते हुए आपने भी देखा है उसमें। इलेक्शन कांटे का रहेगा। पिछली बार वो हार चुके थे, बाकी इस बार टक्कर का इलेक्शन रहेगा। आरएलडी और बसपा की टक्कर है और आरएलडी जीतेगी यहाँ से। आरएलडी बसपा की टक्कर है जी, बीजेपी नहीं। आरएलडी और बसपा की टक्कर है यहाँ पर, भाजपा की। जी, आरएलडी जीतेगी। मेरा नाम बिलाल है। तो हाजी यूनुस फाइट में है इस बार? अब की और फाइट में कैसे? सुनाई मारी है बहुत फाइट में, सभी लोगों का सब लोगों का यही है। उससे पहले तो बीजेपी ने परचम लहरा दिया था, बुलंदशहर की 7 सीटें जीत ली थी, अभी भी उनके कब्जे में। अब की बार हमारे हक में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी मतलब बसपा जीतेगी। मन बीजेपी कह रहा है। मेरे साइड में दोनों पार्टी की तरफ हम तो कोई भी जीत जाए। 2017 में बुलंदशहर सीट से बीजेपी के वीरेंद्र सरोही जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद 2020 में यहां उपचुनाव हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी ओशा सिरोही जीती थी। इस बार बीजेपी ने बुलंदशहर सीट से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला आरएलडी के हाजी यूनुस से है। 2020 के उपचुनाव में हाजी यूनुस बीएसपी से लड़कर दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार वो आरएलडी से खड़े हुए हैं। हाल ही में हाजी यूनुस पर हमला भी हुआ था। उनके भाई और पूर्व विधायक अलीम खान का मर्डर हो चुका है। बुलंदशहर के किसानों का मुद्दा भी हावी रहा है। वैसे इस जिले का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर लोध वोटर माना जाता है, जिसे कल्याण सिंह ने 90 के दशक में बीजेपी से जोड़ने का काम किया था। बुलंदशहर की चुनावी राजनीति में बीएसपी और बीजेपी दोनों का वर्चस्व रहा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी भी जीती है, लेकिन अब तक यहाँ मुस्लिमों और दलितों के गठजोड़ से बीएसपी को फायदा हुआ है, जबकि बीजेपी को यहाँ ज्यादातर ठाकुर, लोध, वैश्य और बाकी वोट मिलते रहे हैं। 50-50 का मामला सर। एक तरफ तो जाओ, किसको वोट दोगे आप? आरएलडी को देंगे जी वोट। इन्होंने तो कितनी बार ऐसे करी है, पर उसको कोई देना पाएगा, टक्कर न दे पाएगा। टक्कर में नहीं, हाजी यूनुस टक्कर में नहीं है। अब देखो मोमडनी तो वोट इनकी है ही है, खैर, पर हिंदुओं का कम मामला। अब देखते हैं बुलंदशहर की एक और सीट स्याना का मिजाज देखने से पहले यहां की टक्कर देखिए। स्याना में बीजेपी से देवेंद्र सिंह लोधी के सामने आरएलडी के दिलनवाज खान है। बाकी पार्टियों के उम्मीदवार भी जल्दी तय हो जाएंगे, लेकिन फिर भी टक्कर इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में है। और इस बार यहां से अखिलेश और जयंत चौधरी ने उस नेता को टिकट दिया है जिसका पूरा परिवार कांग्रेसी रहा है। बुलंदशहर के स्याना में इस बार दिलनवाज खान आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका परिवार लंबे समय से सियासत में है। दिलनवाज खान के दादाजी और पिताजी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2012 में तो दिलनवाज खान भी इसी सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इस बार क्या है सियासी समीकरण, ये बात करने के लिए इस वक्त मैं स्याना विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ ये तमाम वो लोग हैं स्याना विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव के, अलग अलग इलाके के। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या समीकरण है, क्या मुद्दा है इस बार और कैसे लोग ये मन बना रहे हैं कि किसको वोट दिया जाए। सर, क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद हूँ। शब्बीर साहब, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है आपके स्याना विधानसभा क्षेत्र में? स्याना विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय अभी स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे लोग बदलाव के मूड में हैं। किस आधार पे आप लोग वोट करेंगे? वो अखिलेश की वजह से करेंगे और क्या। अच्छा, अखिलेश यादव करेंगे जी। बीएसपी कहीं सीन में है? बीएसपी नहीं है, बीएसपी नहीं है। आपका क्या नाम है सर? साकिब चौधरी नाम है मेरा। चौधरी साहब, क्या इस बार सीन बन रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? कुछ गठबंधन जो हो रहा है आरएलडी और समाजवादी पार्टी, उसका असर दिख रहा है? बहुत असर दिखेगा इसका। आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इस बार जो है चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। हमारे जो पूर्व विधायक थे उनके काम से जनता नाराज है। कई गांवों में विरोध भी हुआ उन लोगों का, पुतले भी फूके गए। बुलंदशहर की स्याना सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं रही है। यही बात है कि इस बार यहां गठबंधन में आरएलडी का उम्मीदवार है, लेकिन क्या दिलनवाज के बूते आरएलडी बीजेपी के लोध उम्मीदवार को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि स्याना सीट पर लोधी 70,000 हैं, दलित भी 70,000, मुस्लिम 52,000, जाट 40,000,
ब्राह्मण 30,000, ठाकुर 45,000, गुर्जर 17,000, वैश्य और प्रजापति 10,000। आज स्याना के सामने क्या मुद्दे हैं या हैं भी कि नहीं, क्योंकि यूपी में पिछले 3 दशकों से वोटिंग तो हमेशा जाति और धर्म के नाम पर हुई है। इसके लिए ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। स्याना विधानसभा क्षेत्र का यह है चांदपुर गांव। भारतीय जनता पार्टी से 2 बड़े लीडर हुए हैं जो लोध जाति के थे, कल्याण सिंह और उमा भारती। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में इस गांव की जनता, इस विधानसभा की जनता क्या सोचती है उसके बारे में बात करेंगे। क्या बोल रहे थे चाचा आप? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगतराम वाल्मीकि। मंगतराम वाल्मीकि। हाँ जी। क्या लोधी जीतेगा? क्या होगा इस बार के चुनाव में? चुनाव की मिले करेगा, जीतेगा वही वहाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, क्या सोच के वो एलआर की वोट ज्यादा है, हम लोग बिक जाते हैं। जाटव वाल्मीकि बिक जाते हैं। अच्छा, किस जाटव वाल्मीकि का वोट किसको जाएगा इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में? इसमें जाएगा बीजेपी में। अच्छा, वजह क्या है उसकी? वजह अब पार्टी में जान नहीं है, बहुत समाज पार्टी भी खत्म हो गई। अच्छा, कांग्रेस भी खत्म हो गई। हाँ। अब बीजेपी रह गई। क्या नाम है सर आपका? दानवीर सिंह। दानवीर सिंह, क्या माहौल है इस बार? क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? तो विकास पे ही वोट जाएगी जी। अच्छा, और विकास कौन करेगा? विकास तो जी पहले से जैसा हुआ नहीं जी। विकास की तो बहुत उम्मीद थी। पढ़े लिखे लड़के को कोई रोजगार नहीं मिला, जिससे बच्चे काफी जो आस लगाए बैठे थे कि सरकार इतना काम करेगी वो करेगी, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, तो इस बार क्या आप लोग किस आधार पे वोट करेंगे, किसको देंगे वोट? आपके देखिए वोट क्या, वैसे आपके परिवर्तन का दौर है। ये बताइए कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसका कोई असर है? हाँ, असर तो पड़ेगा ही दोनों सरकारों का तो। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो विधायक जी हैं उनको टिकट दी गई है, इस बार फिर से जिताएंगे आप लोग? नहीं, इस बार तो निर्दलीय आ रहे हैं, योगेश राज। अच्छा, निर्दलीय योगेश राज। अच्छा, वो ही जीतेंगे इस बार तो। उन्होंने अभी ऐलान कर दिया है क्या? ऐलान कर दिया, हाँ। बुलंदशहर का स्याना पिछली बार नेशनल लेवल की न्यूज में हेडलाइन बना हुआ था, जब 3 दिसंबर 2018 को यहां भीड़ के हमले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उनकी हत्या का आरोपी योगेश इलाके में पंचायत चुनाव भी जीत गया। अभी जमानत खारिज होने के बाद वो जेल में है। ऐसे में स्याना में वोटिंग पैटर्न 2022 में किस मुद्दे पर चलेगा, ये बात 10 फरवरी को तय होगी। अब देखते हैं कि मेरठ में क्या चल रहा है। मेरठ का किठौर विधानसभा क्षेत्र, ये ऐसी सीट है जिस पर नजर गोरखपुर से भी बनी हुई है। किठौर का मूड ज्यादा गहराई से समझने के लिए किठौर की कास्ट इक्वेशन समझनी होगी, तभी पता चलेगा कि 10 फरवरी को यहां क्या होने की संभावना है। 1993 में किठौर सीट से जीतने के बाद बीजेपी की दोबारा बारी थी 2017 में, जब सत्यवीर त्यागी करीब 11,000 वोट से जीतकर यहां से विधायक बने थे। बीजेपी ने उन्हें फिर से यहां का उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने है समाजवादी पार्टी के शाहिद मंसूर। ये मेरठ की किठौर विधानसभा सीट है। ये वो विधानसभा सीट है जहां साल 2017 में 23 साल बाद कमल मिला और सत्यवीर त्यागी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने साल 2017 में समाजवादी सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंसूर को बुरी तरीके से हराया और पहली बार साल 2017 में इस सीट पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार जीता, वो भी पूरे 23 साल बाद। किठौर में 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इसमें करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 70,000 दलित हैं, ब्राह्मण करीब 40,000 हैं और इतने ही गुर्जर हैं। जाट यहाँ 15,000 हैं, जबकि ठाकुर करीब 25,000 और करीब 50,000 ओबीसी हैं। इसलिए मुस्लिम वोटर यहां जहां जाता है वो किठौर से विधायक बनता है। लेकिन 2022 में बीजेपी यहां से जीती थी क्योंकि मुस्लिम वोट यहां बढ़ गया था। मेरठ के किठौर विधानसभा के मतदाताओं के बीच में इस वक्त हम हैं और बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि इस बार ये मेरठ विधानसभा में जो चुनाव होंगे, पहले चरण में चुनाव है इस सीट पर, उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं इनके लिए चुनावी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। वसीम साहब, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावों में? मेन मुद्दा तो यही है कि रोजगार का। ये इतने सारे हम सब युवा बैठे हैं, सब एक तरह से बेरोजगार ही हैं इस सरकार में। क्वालिफिकेशन होने के बाद भी किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। इस सरकार में एक काम बहुत बढ़िया हुआ है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी तो खत्म हुई है इस सरकार में। लूट-पोट सब खत्म हुई है। बस यही काम अच्छा करा है सरकार ने।
बाकी कुछ काम अच्छा नहीं करा इस सरकार ने। अच्छा, कानून व्यवस्था से आप खुश हैं? जी, कानून व्यवस्था से खुश हैं। इस सरकार में बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करा। सब नौजवान बैठे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी का साधन नहीं, कोई कुछ नहीं। जय जवान जय किसान का नारा है पुराना। जिस देश के किसान को वैल्यूज दी जाएंगी तो समझ लो वो देश जो है मतलब आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। तो मतलब कहने का ये है, लीडर क्या है, लीडर तो सीधा साधा अपना एक बार आते हैं इलेक्शनों के दौर में और भैया हाथ जोड़ते हैं, नो हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। कुछ कर नहीं पाते, बस उन्हें तो रोटी सेकनी है। लेकिन मेरा मानना ये है, चाहे बीजेपी हो या बसपा हो या सपा हो, कोई सी भी हो, और मेरा मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि हमेशा एक तो कैंडिडेट बिल्कुल मंझावा होना चाहिए, समझदार, जो समाज के लिए हित में बेहतरीन हो। अच्छा, ठीक है। एक चीज और बताइए आलम साहब, मौजूदा सरकार के काम से आप खुश हैं या आप चाहते हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए प्रदेश में, सूबे की सरकार में? देखो, बदलाव तो हमेशा होना चाहिए हर सरकार में, क्योंकि इसे 10 साल हो गए हैं। क्योंकि जनता, जब बदलाव होता है ना तो दूसरी सरकार कुछ अच्छा करती है, क्योंकि बदलाव तो होना जरूरी है। किठौर विधानसभा में 3 नगर पंचायत आती हैं, किठौर, शाहजहांपुर और खरखौदा। 3 ब्लॉक हैं, माचरा, खरखौदा और रजपुरा। विधानसभा की तो बेरोजगारी है। रोजगार नहीं, कुछ धंधे नहीं है, कारोबार नहीं। अच्छे सरकार बढ़िया, योगी जी की सरकार बढ़िया है, बढ़िया। मगर इस मुद्दे पे मगर यहाँ जो हिंदुओं में मुसलमानों में भी झगड़ा फिसाद कराना, इस बात की है नहीं, और कोई कमी नहीं। अच्छा, और कोई कमी नहीं। कानून व्यवस्था या विकास को लेकर ठीक है? हाँ, ठीक है। और जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब अली है। आफ्ताब साहब, आप बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डलने वाला है? यूपी का वोटर किन मुद्दों को ध्यान में रख रहा है? देखो जी, इस बार तो महंगाई, बेरोजगारी, कारोबार ठप हैं लोगों के, तो ये मुद्दा है। बाकी तो ठीक ही है। किठौर में भी पश्चिम यूपी का इलाका है, लिहाजा किसानों का मुद्दा यहां भी काफी अहम रहा है। बीजेपी के सामने किठौर में कई चैलेंज है। उसके सामने जातीय समीकरण को साधने की चुनौती के साथ एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी है। अब चलते हैं किठौर जैसी एक और सीट जिसका फासला किठौर से सिर्फ 50 किलोमीटर है, लेकिन जिला दूसरा है। यह है हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट, जहां मुकाबला बीजेपी के धर्मेश तोमर और समाजवादी पार्टी के असलम चौधरी से है। धौलाना विधानसभा की एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, यानी धर्मेश सिंह चौधरी, वो 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, और जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं असलम चौधरी, वो 2017 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। यानी पिछली बार जो धर्मेश चौधरी तीसरे नंबर पे थे, वही 2012 के विधानसभा चुनाव में असलम चौधरी दूसरे नंबर पे थे, और दोनों इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आमने सामने हैं। लेकिन बीजेपी ने अब धौलाना से धर्मेश तोमर को टिकट दिया है। इस पूरी सियासी खिचड़ी में धौलाना की जाति वाला इक्वेशन देखिए। धौलाना में 4.25 लाख वोटर हैं और इनमें से 40% से ज्यादा मुसलमान हैं, यानी करीब 1.5 लाख हैं। बाकी में ठाकुर 70,000, दलित 50,000 और ब्राह्मण 20,000 हैं। यादव 8,000 और जाट करीब 7,000 हैं। ये सर कौन सा इलाका है, कौन सा गांव है ये? धौलाना हापुड़, प्रॉपर धौलाना है ये बताइए कि क्या रुख है इस बार हवा का? विकास के ऊपर दे रहे हैं वोट। विकास करवा भारतीय जनता पार्टी ने मन भर के। अच्छा, कभी हमने ऐसे रोड नहीं देखे जैसे अब हैं। लेकिन आपके इलाके से जो विधायक चुन के आप लोगों ने भेजा था असलम चौधरी, उन्होंने काम नहीं किया था क्या? नहीं किया जी, बिल्कुल नहीं। एक ईंट ना लगाई जी, हमने तो कहीं ईंट ना देखी। गेहूं प्रधान ने बेचारे ने करवाया। लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण जनता, किसान ये इस बार नाराज हैं। वो आरएलडी कोई नाराज नहीं है। हमारे किसान सब वहाँ किसान ना आए, वो तो बैठे वैसे बाहर के विदेशी सब भग गए। परेशान जयंत चौधरी है कि जनता ने जयंत चौधरी अजीत सिंह को ऐसे ठुकरा दिया। एक सीट कहीं ढूंढने को नहीं है अब तक उन पर। इस बार खाता खुलेगा? ना खुले। खाते को हम नहीं कह सकते कि नहीं खुलेगा, 1-2 सीट आ सकती है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या स्थिति है आपकी सीट पे बीजेपी की? जैसे अभी बताया ना भाई साहब ने, यही स्थिति है। ये एक कह सकते हैं इस पे ना 50% मोमडन, 50% एक राजपूत बाहुल्य सीट तो रही है शुरू से। जब धौलाना सीट का क्रिएशन हुआ है तब से समाजवादी पार्टी एक बार रही इस पे, एक बार असलम जी जीते। लेकिन जैसा समीकरण पिछली बार बना था कि 2
राजपूत कैंडिडेट, ठाकुर कैंडिडेट आपस में खड़े हुए और दोनों को अगर आप देखें तो एक को 85,000 वोट मिले और एक को 72,000 वोट मिले। उसके बावजूद असलम जी जीत गए यहाँ से। इस बार जस्ट उल्टा है। आप अगर देखेंगे बासित प्रधान और जो असलम जी हैं दोनों खड़े हुए हैं, एक समाजवादी से, एक गठबंधन से और एक है बसपा से। इस बार अकेले राजपूत कैंडिडेट हैं। कुल मिलाकर पूरे पश्चिमी यूपी में चाहे बातें बहुत की जाए, मुद्दे चाहे बहुत हों, लेकिन इस वक्त जाति और धर्म के समीकरण ही जीत और हार के सबसे बड़े फैक्टर हैं, जिन्हें देखकर उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, लिस्ट किसी की हो, लेकिन सबसे अहम नजर आ रही है उसकी जाति, उसका धर्म, और अभी यूपी का चुनाव इसी राह पर चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।